नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस प्राइम टाइम शो मिड डे प्राइम में। मैं हूं जया सिन्हा और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, जहां विकसित भारत को नई रफ्तार लगातार मिल रही है। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज कितना आर्थिक क्रांति ये ट्रेनें लाएंगी, इस पर भी हम करेंगे बातचीत। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए यानी कि अंतिम दाव के लिए इस वक्त तमाम दिग्गज सीधा मैदान में नजर आ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बिग न्यूज यानी कि बड़ी खबरों के साथ। अपने संसदीय क्षेत्र काशी से प्रधानमंत्री ने दी 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। कहा यह भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम। बिहार की सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। राजद पर किया जमकर प्रहार। कहा पहले चरण के मतदान में बिहार ने कर दिया कमाल। जंगल राज वालों को लगा 65 वोल्ट का झटका। महागठबंधन के नेता भी कर रहे हैं जीत का दावा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी और मजबूती। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का इन दोनों अफ्रीकी देशों में पहला दौरा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और अंतिम T20 मैच ब्रिस्बेन में आज। भारत सीरीज में 2-1 से आगे। सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज प्रधानमंत्री की बेहद अहम कार्यक्रम से, जहां उन्होंने आज वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाई। नई ट्रेनें बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों से संवाद भी किया। अत्याधुनिक रेल सेवा को विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाई। पीएम ने बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर वंदे भारत ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया। आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ इन सेवाओं से यात्रा में लगने वाले समय की भी भारी बचत होगी। आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। पीएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों से संवाद किया। नई वंदे भारत सेवाएं भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ अहम कदम हैं। बेहतर कनेक्टिविटी अपने साथ आर्थिक समृद्धि के अवसर भी ला रही है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। पीएम ने उद्घाटन समारोह में मौजूद बच्चों का उत्साहवर्धन किया। देश बीते 11 वर्ष में आधुनिक रेल अवसंरचना के अभूतपूर्व विस्तार का गवाह बना है। पीएम ने काशी में इंफ्रा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हुए कामों का जिक्र किया। आज काशी में
अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है। गंजारी और सीगरा स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हमारे पास है। हमारा प्रयास है कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना सबके लिए खास अनुभव बने। पीएम का अभिनंदन उनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने दिल खोलकर किया। पीएम के स्वागत के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ा। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रदेश को वंदे भारत की सौगात। और आइए सीधे रुख करते हैं और अब बात करते हैं हमारे संवाददाता इस वक्त ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि कुमार का रुख कर लेते हैं। ऋषि, सबसे बड़ा सवाल यही कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत में निर्मित है, साफ तौर पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक ये बन चुकी हैं। किस तरह से ये विकसित भारत के सपने को और भी जोश प्रदान करती हुई नजर आती है? देखिए, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से उस कनेक्ट को मजबूत किया, जिसमें वो लगातार बनारस और देशवासियों को ये आश्वासन देते हैं कि जो विकसित भारत का जो सपना है उसमें जो भूमिका है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी क्या महत्ता है और सरकार उस पर किस तरीके से काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि विकसित बनारस से विकसित भारत का सपना साकार होगा और इस सपने में जिस तरीके से जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान की जा रही है, उन्होंने कहा कि बनारस आना और बनारस रहना दोनों एक खुशनुमा पल हो, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जिस तरीके से आज वंदे भारत जो ट्रेन है, 4 ट्रेन देश भर में चलाई गई हैं अलग अलग शहरों में, जिसमें से एक ट्रेन जो है बनारस से जो है खजुराहो के लिए गई है। ये 2 संस्कृतियों का मिलन भी है और इस ट्रेन के माध्यम से हम जानते हैं कि देशी नहीं विदेशी पर्यटकों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि जो पर्यटन है वो पर्यटन सिर्फ आमदनी का साधन नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक पहलुओं को भी मजबूती से उजागर करने का एक बहुत बड़ा और मजबूत पक्ष होता है, जिससे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाने में और सभ्यता के विकास को मजबूत करने में काफ़ी हद तक सफल होते हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस बात को रेखांकित किया कि स्वदेशी निर्मित जो हमारी क्षमताएं हैं उनका तेजी से विस्तार हो रहा है और इस विस्तार की कड़ी में ये जो वंदे भारत है आज देश भर में पहचान बन गई है, इस मायनों में कि आज हम इसको भारत के लोगों के द्वारा भारत के लोगों के लिए बनाई गई एक आधुनिक ट्रेन गवाह बनती है हमारी ताकत की, हमारी तकनीकी क्षमता की और पूरी दुनिया में भारत के जो बढ़ते हुए प्रभाव को और ज़्यादा प्रभावी बनाने में इस तरीके के जो हमारे पल होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने हम जानते हैं कि अपने कनेक्ट को बच्चों के साथ और ज़्यादा मजबूत किया, उनके साथ संवाद किया और साफ कहा कि यहाँ के जो बच्चे हैं काफ़ी होशियार हैं और ख़ासतौर से उन्होंने उनकी कविताओं की तारीफ़ की। कहा कि क्यों ना एक बच्चों का कवि सम्मेलन देश भर में हो, तो एक नया आगाज़ उन्होंने बच्चों के बीच में कर दिया है। और हमने भी तमाम बच्चों से इस मामले में जब बात की तो उन्होंने अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, जो ये बताता है कि बनारस की जो भूमि है, जिसमें बुद्ध की भूमि है, यहाँ पर शिव की भूमि है, यहाँ पर कबीर की भूमि है और इस भूमि से जो बालक आज यहाँ पर जिस तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्होंने उन अध्यापकों को भी धन्यवाद किया कि उन्होंने अपने छात्रों को इस मायने में मजबूत किया है कि वो एक अच्छे छात्र के साथ साथ अपनी क्षमताओं को विस्तार करने में सफल हो पा रहे हैं। जी बिल्कुल ऋषि, हम तस्वीरों में देख रहे हैं वो बच्चों से संवाद कर रहे हैं, उनके द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स की भी वो तारीफ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भारत की कला संस्कृति है, ये ट्रेन्स भी उस पर्यटन किट को भी जोड़ती नजर आएंगी और यानी कि साफ तौर पर जो पीएम मोदी का विजन है कि हमारी संस्कृति भी और हमारी विकास भी, जो ये विजन के साथ आगे बढ़ रही है ये ट्रेन, किस तरह से ये इसको साकार करती नजर आती है एक आर्थिक क्रांति के रूप में, क्योंकि जो धार्मिक पर्यटन की हम बात कर रहे हैं, जो पूरे उस इलाके के विकास की बात कर रहे हैं, उसकी अहम कड़ी है ये वंदे भारत ट्रेन।
बिल्कुल, देखिए वंदे भारत ट्रेन जो है खासतौर से जैसे कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमारी क्षमताओं को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का आज एक अनूठा माध्यम बन गया है, क्योंकि पूरे देश में वंदे भारत जिस तरीके से लोकप्रिय है हुई है, उन्होंने कहा कि विदेशी भी इसको पसंद कर रहे हैं। एक तो इसकी जो इसमें जो तकनीकी का जो प्रयोग है, साथ ही साथ जो साफ-सफाई और इसकी कनेक्टिविटी को इस तरीके से तैयार किया गया है कि न तो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी और न ज़्यादा कम दूरी। यानी कि एक ट्रेन के लिए जो सिटिंग चेयर कार होती है उसको रखने के लिए उसमें सफ़र करने के लिए ये एक आदर्श ट्रेन के रूप में है। तो जिस तरीके से संस्कृतियों के आदान-प्रदान और क्षमताओं के विस्तार को मिलन के तौर पर ये तकनीकी पल होते हैं, जो ये साबित करते हैं कि भारत अब एक विकसित भारत की ओर जो बढ़ने के जो संकल्प है, उसको कैसे आगे बढ़ा रहा है। खासतौर से खजुराहो, हम जानते हैं कि खजुराहो भी एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है, और बनारस, बिल्कुल। दोनों को मिलाने का एक अनूठा प्रयास है इस वंदे भारत के माध्यम से। और इसको प्रधानमंत्री ने भी खूब सराहा, कहा कि संस्कृतियां हमारे पक्ष को बहुत आगे बढ़ाती हैं, इन तकनीकी पक्षों को और ज़्यादा बिल्कुल, प्रभावित बहुत करती बहुत शुक्रिया ऋषि, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर वाराणसी कोई नहीं, पूरे देश को जिस तरह से वंदे भारत की सौगात मिली है वो अभूतपूर्व है। और बिहार में इस वक्त चुनाव प्रचार अपने प्रचंड जोर पर है। आइए सीधे रुख करते हैं बेतिया का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चलने वाला है, कल शाम के बाद खत्म होने वाला है, लेकिन यहां बिहार के नौजवानों ने, बिहार की महिलाओं ने, बिहार के मेरे गरीब भाई बहनों ने, बिहार के मध्यम वर्ग ने, बिहार के किसानों ने, गांव में रहने वालों या शहर में रहने वाले हो, सबने कंधे से कंधा मिला करके एक ही सपने को लेकर एनडीए के समर्थन में चुनाव प्रचार खुद संभाल लिया। मैं कह सकता हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, कोई एनडीए का नेता नहीं लड़ रहा है, न मोदी लड़ रहा है, न नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। साथियों, मैंने जब भी बेतिया से, चंपारण से आशीर्वाद मांगा है, तो आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस बार मेरी उम्मीदें आप सभी से और ज्यादा बढ़ गई है। जो देता है उसी को मांगने का मन करता है। 11 नवंबर को दूसरे चरण में मुझे सिर्फ सीटें जीतनी है इतना नहीं है, मुझे तो इस बार यहां के हर बूथ में जीतना है, हर बूथ में जीतना है। जिताओगे? बूथ में जिताने की ताकत आपकी है। एक भी बूथ हमें हारना नहीं है दोस्तों, ये मिजाज होना चाहिए। हम हर बूथ पर एनडीए के इन सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाएंगे। और मैं आपको वादा करता हूं, जितनी बड़ी जीत मिलेगी बिहार में, एनडीए की विजय विकास की एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। साथियों, अपने पूरे चुनावी अभियान के दौरान मैंने देखा है, एक रैली दूसरी रैली का रिकॉर्ड तोड़ देती थी। एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते जा रहे थे। और पहले चरण के मतदान में भी सारे रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए हैं। देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैंने बिहार के सपनों और संकल्पों को लेकर के इस चुनाव अभियान में व्यापक चर्चा की है। एनडीए की डबल इंजन सरकार ने क्या किया है और आगे क्या करने जा रही है,
अपना काम और भविष्य का रोड मैप, ये दोनों हमने बिहार की जनता के सामने रखा है। आज बेतिया से मैं बिहार के हर माता पिता, बिहार की हर बहन बेटी, बिहार के हर नौजवान से कहूंगा, वो दिन दूर नहीं जब बिहार की पहचान फूड प्रोसेसिंग के पावर हाउस के रूप में होगी, जब बिहार की पहचान टूरिज्म से होगी, बिहार की पहचान टेक्सटाइल से होगी, बिहार की पहचान टेक्नोलॉजी से होगी। आज बिहार की पहचान मेक इन इंडिया के एक बड़े सेंटर के रूप में होने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। बिहार ने सामाजिक न्याय की परिभाषा देश को दी है। अब बिहार समृद्ध भारत का, विकसित भारत का नया उदाहरण बनेगा। इसके लिए मैं आज बेतिया का, चंपारण का, आप सबका, मेरे साथियों के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। साथियों, बेतिया ने, चंपारण ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा है। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। आए दिन यहां हत्याकांड होते थे। बहनों बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। साथियों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जहां कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित, पीड़ित बेहाल होता है। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं। जहां गुंडा राज होता है, वहां दुकानदारी चौपट हो जाती है, व्यापार कारोबार ठप पड़ जाता है। साथियों, आपने नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन देखा है, आपने शांति देखी है, बिहार के लोगों ने सुकून पाया है। लेकिन इसको जंगल राज से बचाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिहार को तो अभी विकास की नई नई ऊंचाइयों पर हमें पहुंचाना है। और इसलिए मेरे उत्साही नौजवानों, मेरे जोश से भरे नौजवानों, मेरे साथ बोलिए, एक साथ बोलिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। तो देख रहे हैं किस तरह से बिहार चुनाव में दूसरे चरण के लिए इस वक्त जो प्रचार है वो जोरों पर है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दिग्गज नेता मैदान में। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया बिहार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और आइए मिड डे प्राइम में इस वक्त की अहम खबर ले लेते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज यहां पर आ रही है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा, यानी कि शीतकालीन सत्र आगामी 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी और 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। और यहां पर और जानकारी के लिए आइए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र का। शैलेंद्र मिश्र, इस वक्त ये अपडेट आया है 1 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। संसद का बेहद अहम है ये शीतकालीन सत्र।
अब जिस तरह से पीछे जो सत्र है, मॉनसून सत्र रहा, किस तरह से कामकाज हुआ, उस पर सभी की नजर थी। और यहां पर अब संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर इस वक्त अपडेट आया है और किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया के माध्यम से यहां पर जानकारी दी है कि 1 दिसंबर से शुरुआत होगी संसद के शीतकालीन सत्र का, यानी कि विंटर सेशन की शुरुआत होगी पार्लियामेंट के। और आगामी 1 दिसंबर से ये 19 दिसंबर तक ये चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से ये जानकारी इस वक्त दी गई है। बेहद अहम है ये संसद का शीतकालीन सत्र। तमाम अहम बिल, तमाम अहम विधायी कार्य इसमें होंगे और किस तरह से पक्ष और विपक्ष तालमेल बिठाकर आगे चलेगा, इस पर भी सबकी नजर होगी। लगातार हम देख रहे हैं कि हाल ही में जितने भी सत्र हुए हैं, काफी उसमें पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला है, हंगामे दार ये रहे सत्र। लेकिन इस वक्त शीतकालीन सत्र को लेकर क्या कुछ रणनीति होगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि शीतकालीन सत्र होगा आगामी 1 दिसंबर से 19 तारीख तक। तो 1 दिसंबर से शुरुआत होगी विंटर सेशन की, पार्लियामेंट के विंटर सेशन की। तो संसद का शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत होगी 1 दिसंबर से और 19 तारीख तक ये चलेगा। काफी अहम है ये। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है। किस तरह से सभी महत्वपूर्ण बिल और विधायी कार्य इसमें होंगे, इस पर सभी की नजर होगी। बीता सत्र जो था वो काफी खास रहा था, ऐतिहासिक रहा था, हंगामेदार भी रहा था। कई मुद्दों के साथ विपक्ष और पक्ष का लगातार टकराव रहा। इस बार क्या कुछ रूपरेखा निकल कर आती है, किस तरह से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर रहेगा, ज्यादा से ज्यादा काम हो, इस पर सरकार का खास जोर होगा। क्या कुछ रणनीति के साथ पक्ष विपक्ष मिलकर काम करते हुए नजर आएंगे, यही देखने वाली बात होगी। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। जी शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस वक्त? तारीखों का ऐलान हो गया है? देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक। ये माना जा रहा था कि नवंबर के आखिरी हफ्ते से सत्र शुरू होगा और अब जब ऐलान हो गया है, आप 15 कामकाजी दिन मिले हैं शीतकालीन सत्र में। महत्वपूर्ण इसलिए है चूँकि इसके बाद हम जानते हैं कि बजट सत्र की शुरुआत होती है जो 2 चरणों में होता है। तो सरकार के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो विधायी एजेंडा बच गया है मानसून सत्र में, उसको तेज़ी से पूरा किया जाए। इसलिए भी ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जनता से जुड़े या फिर देश के समक्ष जो मुख्य मुद्दे हैं, उन पर चर्चा अगर समय मिलता है तो होती है। तो हम देखेंगे कि जब सत्र की शुरुआत होगी उससे ठीक 1 दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। इसमें एक सहमति बनाने की कोशिश होगी कि उत्पादकता ज़्यादा से ज़्यादा रहे, चूँकि बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। आप देखें शीतकालीन सत्र में अगर उसकी तुलना करें बजट सत्र के दूसरे चरण से या फिर मानसून सत्र से, तो ऐसे में सरकारें ज़रूर चाहेगी कि जमकर विधायी कामकाज हो। तो अब जिस बात का इंतजार था कि जल्द ही सरकार इस बात का ऐलान कर सकती है, सिफारिश कर सकती है संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का, तो अब वो तारीखें सामने आ गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात का औपचारिक तौर पर ऐलान किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अब ये देखना होगा कि किन महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ सरकार सामने आती है। उसका एक विधायी एजेंडा जब सर्वदलीय बैठक होगी तब सरकार की तरफ से रखा जाएगा कि किन किन महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ इस सत्र में सरकार आगे बढ़ना चाहती है। दूसरी बात है कि जो विधेयक एक सदन से पारित हो गए हैं या फिर जिन विधेयकों पर कोई रिपोर्ट आनी है, उन पर बहुत प्राथमिकता होती है। तो अब देखना होगा कि शीतकालीन सत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक सरकार आगे उस पर बढ़ती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, इस वक्त की बड़ी खबर लेकर कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये चलेगा। क्या कुछ एजेंडा रहेगा यहाँ पर इस बार सरकार का, ये आने वाले समय में पता लगेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए मिड डे प्राइम के साथ।
80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC, हर पल आपके साथ। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीतामढ़ी में NDA की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने बिहार की डबल इंजन सरकार में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। पीएम ने जंगल राज और परिवारवाद को लेकर विपक्षी महागठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। पीएम ने कहा कि बिहार में पहले चरण के मतदान में ही जंगल राज वालों को बड़ा झटका लग चुका है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, NDA को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी NDA की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। पीएम ने कहा कि बिहार ने तय कर लिया है कि फिर एक बार NDA सरकार। राजद को घेरते हुए पीएम ने कहा कि बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। पीएम ने कहा कि NDA ने बिहार के युवाओं को किताबें दी हैं। जंगल राज वाले बिहार के युवाओं के हाथ में कट्टा और दोनाली देना चाहते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। बिहार में मत्स्य पालन क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि आज बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेज रहा है। पीएम ने नाम लिए बिना राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया।
एक समय था जब बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन एनडीए सरकार की नीतियों का असर है कि बिहार अब दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। और ये हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए रैली और जनसभाओं का दौर जारी है। उसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्णिया के बनमनखी में जनसभा की। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने एनडीए की 160 सीटों पर जीत का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि आधे बिहार ने वोट डाल दिए हैं। पहले चरण के चुनाव में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। कान खोलकर सुन लो, पहले चरण में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। बिहार में महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पहले चरण में हुए बम्पर मतदान से बेहद उत्साहित हैं। मुकेश ने 80 से अधिक सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा कि युवाओं में बदलाव की लहर है। बहुत ही अच्छा, खास करके युवा वर्ग में है, बदलाव की लहर है और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से महागठबंधन को समर्थन दिया है और मुझे लगता है कि 80 प्लस सीट हम लोग फर्स्ट फेज में जीतने के लिए जा रहे हैं। बिहार में बदलाव की लहर है। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जीत का दावा करते हुए कहा कि हमें 121 में से 72 सीटों पर स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। भाई तो हम तो कह रहे हैं नीतीश बाबू को कट्टा ले जाइए, कहीं से लगाइए इनकी कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। हमें 121 में से 72 सीटों पर स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जीत रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। वहीं इससे उलट जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा ही खारिज कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा ना पहले था ना अब है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में वोट चोरी का मामला है तो इसके लिए चुनाव आयोग से जवाब मांगिए या सुप्रीम कोर्ट जाइए। अरे भैया, ऐसा है, ये वोट चोरी का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं, वहाँ पर जो कर रहे हैं वो करें। इलेक्शन कमीशन समझे, राहुल गांधी समझे, नरेंद्र मोदी जी समझे। हम लोग को, बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। बिहार के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा कब होगी, रोजगार कब होगा, बिहार की दुर्दशा कब सुधरेगी। वोट चोरी से क्या लेना देना है? बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है? जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो? भाई, वोट चोरी का मामला है अपना दिल्ली में, अगर मामला है इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। बिहार को लोगों को, बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो उसमें? और गया से अमरेंद्र और सीतामढ़ी से शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुक करते हैं और जानते हैं क्या है इस वक्त जो बिहार चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमरेंद्र से। अमरेंद्र, तमाम दिग्गज इस वक्त मैदान में उतर आए हैं सीधे जनता से रूबरू होने। किस तरह से दूसरा चरण कहें या अंतिम चरण कहें, कैसे इस वक्त अंतिम चरण में जो है बिहार चुनाव उसकी तपिश अब हमें महसूस हो रही है? जय, इस समय अगर देखें तो पहले चरण के मतदान के बाद लगातार सभी पार्टियां उत्साह में हैं और जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है और आंकड़ा 65% के आसपास पहुंच गया है, तो इससे सभी पार्टियों ने उत्साहित तौर पर अपने प्रचार को अंतिम रूप की ओर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। चाहे बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी और एनडीए के
सभी दिग्गज नेताओं की या महागठबंधन में तेजस्वी यादव सहित सभी जो और जो उनके महागठबंधन के साथी हैं, बड़े नेता हैं, उनकी सभी ने बड़ी रैलियां कर दी हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 बड़ी रैलियां हैं, जिसमें बेतिया में है और सीतामढ़ी में है। और उन रैलियों से पहले उन्होंने औरंगाबाद और भभुआ में भी रैली की। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बिहार की जनता को संकेत ये दिया है कि जिस तरह से पिछले 20 सालों में बिहार जो है विकास के नए रास्ते पर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विकसित बिहार को ले जाने के लिए एनडीए से बेहतर कोई और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वो एनडीए को ही बहुमत के साथ जिताएंगे। और अमित शाह हर रैली में 140 सीटों का जो दावा कर रहे हैं, उसके पीछे का जो गणित है वो बहुत साफ है। जया देखिए, जिस तरह से अगर आप देखें कि बिहार में वोटिंग फीसद बढ़ा है और महिला जो मतदाता हैं उनका उत्साह देखा जा रहा है। और अगर यही आंकड़ा पिछले 3 चुनावों का देखें, यानी कि 2010, 2015 और 2020 में, तो एक डेटा के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2010 में जो वोटिंग फीसद था वो महिलाओं का ज़्यादा था, यानी कि 51.12% पुरुषों का था और महिलाओं का 54.49% था। और यही आंकड़ा 2015 में जाके पुरुषों का 53.32 और महिलाओं का जाके 60% से ज़्यादा, 60.5% के आसपास पहुंच गया। और 2020 में अगर आंकड़ा देखें तो पुरुषों का 54.4% और महिलाओं का 59.60, यानी कि लगभग 5 से 6% जो महिला मतदाता हैं उनमें ज़्यादा उत्साह था अपनी सरकार को चुनने के लिए। और उन्होंने लगातार बम्पर वोटिंग दिया और सुबह 7 बजे से वो लोग अपने मतदान के लिए गए। और जब ये जो आंकड़ा था 2020 का, मैं आपको बता देता हूं कि 119 सीटें थी जहां पर महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया, वहां पर एनडीए ने ज़्यादा सीटें जीती। यानी कि एनडीए ने 19 सीटें थी, 19 सीटों पे जो सर्वे हुआ था उसमें जो है आपको बताऊं कि 72 सीटें एनडीए ने जीती और महागठबंधन ने 42 सीटें जीती। तो ये एक बड़ा आंकड़ा था। और इसी तरह अगर पुरुषों ने जहां पर मतदान ज्यादा किया है और महिलाएं कम रही, तो 124 सीटों का अगर गणित देखें तो उसमें महागठबंधन मजबूत स्थिति में रहा और महागठबंधन ने 68 सीटें जीती, जबकि एनडीए 53। तो इस बार का भी लगभग वही ट्रेंड जा रहा है कि महिलाएं में उत्साह है और वो अपनी सरकार को किन मुद्दों पर चुनना चाहती हैं, इसके लिए वो सीधे मतदान स्थल पर जा रही हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आंकड़ों का गणित है, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके लिए अपनी सरकार जी बिल्कुल। तो जो आंकड़ों का गणित है वो इस वक्त सभी के मन मस्तिष्क में चल रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, साफ तौर पर कह सकते हैं कि किसान, युवा और महिलाएं इस बार चुनाव में निर्णायक भूमिका में साफ तौर पर नजर आ रही है। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पहले चरण के मतदान की और चुनाव प्रचार की, कितना असर इस अंतिम चरण में उसका नजर आ रहा है? जय, देखिए, जब भी कहीं चुनाव होता है तो हर मतदाता और हर समूह महत्वपूर्ण होता है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती राजनीतिक दलों की तरफ से। बीजेपी और गृहमंत्री अमित शाह जो दावा कर रहे हैं वो दरअसल 160 सीटों का दावा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा बिहार में कि कम से कम 160 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगी। अब अगर पहले चरण से दूसरे चरण की तुलना करें तो पहले चरण में बहुत सारे स्टार उम्मीदवार की बड़ी चर्चा थी और उनको लेकर बड़ी रिपोर्टिंग हो रही थी। दूसरे चरण में आप आएँ तो यहाँ क्षेत्र बहुत चर्चित है। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी है, माँ सीता की धरती है, बेतिया, चंपारण, या फिर आप दरभंगा, मधुबनी पेंटिंग के नाम से दुनिया में मशहूर है। आप दरभंगा और मधुबनी के बीच मखाना बहुत होता है। तो इस तरह से आप देखें बहुत सारे महत्वपूर्ण इलाके हैं। अगर कैमूर, भभुआ और औरंगाबाद देखें तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश से सटे जो इलाके हैं जहाँ बसपा अपने राजनीतिक अस्तित्व को बिहार में तलाशती हुई 2-3 सीटों पर नजर आ रही है, वो वही इलाका है। तो इस तरह से आप देखें कि जो दूसरा चरण है जिसमें 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है 11 तारीख को, वो भी इसलिए से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी चरण चुनाव में आप देखें तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होता है और कोई कोर कसर राजनीतिक दलों की तरफ से छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन थोड़ा सा अगर प्रचार में आप बदलाव देखें तो अब बीजेपी इस बात को बहुत जोर शोर से बता रही है कि एनडीए, नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार ने जो कुछ बिहार में किया है, बिहार जिस रास्ते पर आगे बढ़ा है, अब उसे पीछे नहीं ले जाना है, अब उसे लालू प्रसाद यादव के जंगल राज दौर में नहीं ले जाना है। और इसीलिए आज आप देखें जो सीतामढ़ी में चुनावी जनसभा हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
कि एक गाना बजाया जा रहा है जिसमें एक मासूम को रंगदार बनने की बात कही जा रही है। तो बिहार का भविष्य, बिहार के बच्चे अब रंगदार नहीं बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर और जज बनेंगे। तो ये बताने की बहुत कोशिश हो रही है दूसरे चरण में। और दूसरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि तंज भी आपने सुनाया भी किस तरह से राहुल गांधी पर कसा है कि वो डुबकी लगा रहे हैं और एक इशारा भी कि राजनीतिक जो नैया है वो डूब जाएगी महागठबंधन की। आपने वो तस्वीरें देखी थी। और अब बिहार मछली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है और अब तो दूसरे राज्यों को निर्यात भी कर रहा है। तो ये इशारा है कि बिहार अब आगे जा रहा है, उसे पीछे नहीं ले जाना है। बीजेपी और एनडीए का जो पूरा प्रचार है तो इसी पर टिका नजर आ रहा है और महागठबंधन के नेता उसका पलटवार करके जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत विकास एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर अब बना हुआ है इस वक्त बिहार चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए और चुनावी तपिश को यहाँ दिल्ली के स्टूडियोज तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मिड डे प्राइम में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक बजे सुप्रीम कोर्ट में कानूनी सहायता वितरण तंत्र सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और उसे संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA नालसा द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य न्याय तक पहुंच को बढ़ाना और कानूनी सहायता प्रणाली की दक्षता में सुधार लाना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर कानूनी सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए नालसा द्वारा विकसित सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में कानूनी सेवा ढांचे के प्रमुख पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें कानूनी सहायता, बचाव परामर्श प्रणाली, पैनल, वकीलों की भूमिका, स्थायी लोक अदालतें और कानूनी सेवा संस्थानों का वित्तीय प्रबंधन शामिल है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित नालसा का उद्देश्य समाज के हाशिए पर और वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 अफ्रीकी देशों अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर रवाना हो गई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति अंगोला जाएंगी। ये यात्रा किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला की यात्रा है। राष्ट्रपति का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब भारत और अंगोला अपने राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस यात्रा के दौरान अंगोला के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह अफ्रीकी यात्रा 2 चरणों में होगी। पहले पड़ाव में राष्ट्रपति अंगोला में रहेंगी, जहां उनके सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला यात्रा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल होंगी और अंगोला की संसद को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ताएं और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इससे पहले इसी वर्ष मई में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंकाल्वेस लोरेंसो भारत की यात्रा पर आए थे। उस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ दिया था। मई के महीने में जब अंगोला के राष्ट्रपति भारत आए थे, तब दोनों देशों के बीच आयुर्वेद और कृषि जैसे कई अहम मुद्दों पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके साथ ही अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए थे और 123वां सदस्य बना था। इसके साथ ही भारत सरकार ने रक्षा खरीद के लिए अंगोला को $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी भी दी थी। भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1985 में स्थापित हुए थे और इस वर्ष दोनों देश अपने संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत ने अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम में उसका समर्थन किया था और 1975 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत उसकी संप्रभुता को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से एक था।
1985 में अंगोला की राजधानी लुआंडा में भारतीय दूतावास खुला और 1986 में नई दिल्ली में अंगोला के दूतावास की स्थापना के साथ ही दोनों देशों ने अपने रिश्तों को एक नया आयाम दिया है। आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत और अंगोला के संबंध लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। भारत अंगोला का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, साथ ही दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक भी है। वहीं भारत अंगोला में फार्मास्यूटिकल, कृषि, प्लास्टिक, खनन जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है। 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 5.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि है। व्यापार का यह बढ़ता दायरा दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे और आर्थिक साझेदारी को दर्शाता है। इस यात्रा के दौरान दो समझौता ज्ञापनों में हस्ताक्षर होंगे। पहला मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री संसाधनों के क्षेत्र में है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है और उसके अलावा साथ ही साथ मत्स्य संसाधनों के प्रसंस्करण और विपणन में सुविधा होगी। दूसरा दोनों देशों के बीच के राजनयिक अधिकारियों के आश्रितों के रोजगार के क्षेत्र में है। अंगोला में लगभग 7,000 भारतीय रहते हैं, जो वहां के व्यापार और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा अंगोला में योग और बॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार ITEC कार्यक्रम के तहत अंगोला के छात्रों और पेशेवरों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को मजबूती मिलेगी, तो वहीं बदलते वैश्विक परिवेश में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी भी बढ़ेगी। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए एक बेहतर रोडमैप तैयार करने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रपति की इस यात्रा से अंगोला में रह रहे भारतीयों में काफ़ी उत्साह और नई ऊर्जा है। कैमरामैन सुमित धीमन के साथ मैं आकाश पोपली, DD न्यूज़, अंगोला। और जम्मू कश्मीर में सेना ने बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सेना को घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन पिंपल का आगाज किया गया। सेना ने बताया कि सतर्क सैनिकों ने कल देर रात नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधि देखी और घुसपैठियों को चुनौती दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। घुसपैठियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। जिसके बाद सेना ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए घुसपैठ से पहले ही उनको ढेर कर दिया। तलाशी अभियान अभी जारी है। तो कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, जहां पर सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दिल्ली वालों को पोल्यूशन से यानी कि प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दक्षिणी दिल्ली के नेहरू नगर में एंटी पोल्यूशन कैंपेन शुरू किया गया है, जो कि तकरीबन 1 महीने तक चलेगा। अभियान की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर की। प्रदूषण पर प्रहार करते हुए दिल्ली में एंटी पोल्यूशन कैंपेन की शुरुआत हुई है। ये अभियान लगभग 1 महीने तक चलेगा। कैंपेन की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी और आचार्य प्रमोद कृष्णम और निगम पार्षद राजपाल सिंह के साथ की। राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण से दिल्ली वालों को निजात दिलाने के लिए दिल्ली में एंटी पोल्यूशन कैंपेन शुरू किया गया है और मेरी मौजूदगी इस समय DAV कॉलेज के बाहर है, जहां पर यहां के निगम पार्षद राजपाल के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। और इस तरीके के अभियान मसलन दिल्ली के अलग अलग वार्डों में, अलग अलग निगमों में आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसकी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है। इस मौके पर अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। 2026 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है। राजपाल सिंह जी के नेतृत्व में जो यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय यहाँ के कारपोरेटर हैं, आज बड़ी संख्या में गाड़ियों का उसके माध्यम से जो स्वच्छता का अभियान इन्होंने प्रारंभ किया, यह पूरा का पूरा क्षेत्र प्रदूषण मुक्त रहे, उसके लिए जो इन्होंने संकल्प लिया, अभियान शुरू कर रहे हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में अनेकों उपाय लिए हैं। 2026 तक यह लक्ष्य है कि यह 40% दिल्ली का प्रदूषण कम हो। अभियान के बारे में निगम पार्षद राजपाल ने बताया कि ये अभियान दक्षिण दिल्ली के श्रीनिवासपुरी और आसपास के इलाकों में 8 अलग अलग मार्गों पर तकरीबन 1 महीने तक चलाया जाएगा। हमने 8 रोड और 8 ही टीमें तय की हैं। 8 रोडों पे अलग अलग टीम कंटिन्यूस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगी और जो मेरा क्षेत्र है श्रीनिवासपुरी वार्ड, इसको मैंने जीरो मुक्त
प्रदूषण करने का संकल्प लिया है। आज इस पर हमने जितने मेन रोड्स हैं इनके ऊपर ये एक मेजर ड्राइव चलाई है। आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शुरुआत से ही दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संकल्पित हैं। दिल्ली वालों को पॉल्यूशन से निजात मिले, इसके लिए बीजेपी की नई नवेली सरकार रेखा गुप्ता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और आइए सीधे रुक करते हैं कटिहार बरारी कोड़ा विधानसभा का, जहां पर अमित शाह इस पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने हमारे सीमांचल के लिए, हमारे कटिहार के लिए ढेर सारे काम किए हैं। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उसको विस्तारित कर कटिहार तक लाने वाले हैं। 2500 करोड़ से नारायणपुर से पूर्णिया तक 49 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। 2000 करोड़ से मनिहारी और साहेबगंज को जोड़ने वाला गंगा का पुल बन रहा है। 700 करोड़ से कटिहार बलरामपुर स्टेट हाईवे 98 उसका चौड़ीकरण हो रहा है। 193 करोड़ से रोलवे ओवर ब्रिज बन रहा है। महानदी पर ब्रिज बनाने का काम चालू हो गया है। कटिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो चुका है। कटिहार में अब नया मेडिकल कॉलेज भी कटिहार में बनने वाला है। जल जमाव से निपटने के लिए 356 करोड़ से कटिहार में नई सिस्टम लागी गई और औद्योगिक कॉरिडोर भी बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में, नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है। कितना डाला है? जरा जोर से बोलिए, जीविका दीदी भी बोले कितना डाला है। अब ध्यान से सुन लेना, आने वाले 2.5 साल में जीविका दीदियों के अकाउंट में हम 2 लाख रुपया डालने वाले हैं। 2 लाख रुपया। और भाइयों बहनों, ये लालू जी की पार्टी कहती है कि 2 लाख रुपया डालने तो बात दूर की बात है, ये 10,000 रुपया वापिस ले लो। मैं बताकर जाता हूं, लालू की 3 पीढ़ी की भी ताकत नहीं है जीविका दीदियों का 10,000 रुपया वापिस लेने का। जीविका दीदियों का पैसा वापिस। भाइयों बहनों, इन लोगों ने केवल और केवल अपने बेटे बेटियों के लिए काम किया है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मगर मैं आज कटिहार की भूमि से लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि पटना में सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी आपके लिए कहीं वैकेंसी नहीं है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बिहार के 8 करोड़ 52 लाख लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम किया। 87 लाख 29 हजार किसानों को 6,000 रुपया प्रति माह दे रहे हैं। अब हम 6,000 को बढ़ाकर
9,000 करने वाले हैं, 9,000 करने वाले। हमने गरीबों को 44 लाख घर दिए हैं और एनडीए सरकार बना दो 44 लाख घर के अलावे और 50 लाख घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। 1,17,00,000 बहनों को गैस का सिलेंडर दिया है। 3,53,00,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। 1,60,00,000 घरों में नल से जल पहुंचाया है। और तो तमाम दिग्गज इस वक्त बिहार के रण में नजर आ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं दिनारा का, जहां पर राजनाथ सिंह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बराबर हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करके उनके बीच दूरी पैदा करके इन लोगों ने राजनीतिक कामयाबी हासिल की है। बहनों भाइयों, सरकार बने अथवा न बने, जहां तक एनडीए का प्रश्न है, हम जाति पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे, चाहे हमें कामयाबी मिले या न मिले। हम यदि राजनीति करेंगे तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर। केवल बार बार जनता की आंखों में धूल झोंकना, बहनों भाइयों, इससे सार्थक राजनीति नहीं की जा सकती है। राजनीति का लक्ष्य केवल सरकार बनाना नहीं होता है। राजनीति का लक्ष्य सरकार भी बनाना, लेकिन उसके साथ ही साथ समाज बनाना, देश बनाना, यह भी राजनीति का काम है। समाज को की समरसता को तार तार करके, उनमें मनमुटाव पैदा करके, भ्रांतियां पैदा करके, सारी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, ऐसी सत्ता यदि हम लोगों को हासिल करनी हो तो हम तो चिमटी से भी ऐसी सत्ता को नहीं छुएंगे, चाहे जो कुछ भी करना हो। अरे कहीं ना कहीं तो कोई आदर्श होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो कोई वसूल होना चाहिए। मैं तो अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता से भी कहता हूं, मैं कोई आश्वासन नहीं दूंगा। जहां तक हो सकेगा करने की मैं कोशिश करूंगा। है आप जी, नहीं ठीक, बढ़िया। बहनों भाइयों, वो एक आध लोग कर दे, भेजते हैं, लोग भेजते हैं, कोई चिंता मत करो, चिंता मत करो। चल हम इंसाफ करें, चलो। चलो मेरे बहनों भाइयों, अभी मैं आप सबसे यह चर्चा कर रहा था कि एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, इस तरीके से समाज को छिन्न विच्छिन्न करने की कोशिश मत करो। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, यह काम तो होता ही है, लेकिन समाज को तोड़ने का काम हमें किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए मेरे बहनों भाई। तो बिहार विधानसभा में दूसरे चरण के चुनाव के लिए इस वक्त प्रचंड अपने जोरों पर है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दिग्गज नेता, स्टार प्रचारक इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा डीडी न्यूज पर, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।